हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग DSSB TGT SST के लिए उनके PYQ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके PYQ को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पहले EMRS एग्ज़ाम हुआ था, EMRS के TGT के लिए, तो उसके लिए जितने भी जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको कराया है। आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और TGT SST के भी बाकी एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चन को करा रखा है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। DSSB में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो। आज हम लोग 2021 में हुए TGT SST के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया, जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो ये क्या था, कहाँ से, USA तथा कनाडा से। और ये है कहाँ पे, तो ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यदि बात करें 19वीं सदी की, तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई थी। इसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना शुरू किया था। नेक्स्ट है 1787 में लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था। तो यह क्या था, ट्रॉयज में। और ये क्वेश्चन क्लास 9th की हिस्ट्री के NCERT से लिया गया है। तो 1787 में फ्रांसीसी सम्राट कौन था, लुई 16वां था। इसने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रायल शहर में निर्वासित कर दिया था। और 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक कहाँ हुई, वर्साय के भवन में आयोजित की गई। और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति थी। तो ये हो जाएगा रोलेट एक्ट। कब आया था, तो यह आया था 1919 में। और इसी कानून को ही, मतलब रोलेट एक्ट को ही बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया, साथ ही काला कानून भी कहकर इसे विरोध किया गया था। नेक्स्ट है इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया था। तो ये क्या था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल हेनरी मार्क्स की बात करें तो ये क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका एक भी पॉइंट स्किप नहीं करिएगा। और उन्होंने, मतलब कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें यह आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, बिल्कुल करेक्ट है। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था, इसका दूसरा भी सही है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा नहीं किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं संत विनोबा भावे कब, 1951 में। और यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और यह सरकार से स्वतंत्र था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी प्राप्त था। विनोबा भावे ने आगे चलकर इस आंदोलन में गांधीवादी विचारों को शामिल किया था। कौन कौन से गांधीवादी विचार, रचनात्मक कार्यों एवं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो इसमें पहला कहता है कि मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की जाती है कब, 1789 में, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि चर्च और पादरियों में सुधार होता है 1787 में, गलत है। और बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ 1788 में मनाई जाती है, इसका तीसरा भी गलत है। इसका केवल पहला सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 1। तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में क्रांतिकारी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की अवधि थी, जो कि 1789 के स्टेट्स जनरल के साथ शुरू होती है। नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के गठन के साथ समाप्त होती है। और 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा निर्धारित मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न एक मानवाधिकार दस्तावेज है। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरियों का नागरिक संविधान कब, 12 जुलाई 1790 को फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च के राष्ट्रीय आधार पर पुनर्गठित करने का प्रयास था। और बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ मनाई जाती है 14 जुलाई 1790 को। और 1789 में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की जाती है, तथा बास्तिल का पतन कब हुआ था, यह हुआ था 1789 में। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज के, और उन्हीं के द्वारा ये नारा दिया जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
और इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। इनकी बुक याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल, कब 1942। मतलब कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 20 सितंबर 1857 को। और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय के सेनानायक जनरल बख्त खां, या फिर इन्हें खान बहादुर खां के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान कौन, अंग्रेज कमांडर जॉन निकलसन की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो 1930 का जो नमक सत्याग्रह होता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी के 11 सूत्री मांग का ब्रिटिश सरकार के द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से, साबरमती के आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की थी। और कितने, 24 दिन के उपरांत 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और 1987 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। और यह सम्मान प्राप्त करने वाले यह पहले विदेशी नागरिक थे। इनकी मृत्यु होती है 1988 में। नेक्स्ट, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। और यह योजना कब 1944-45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें देशी रियासतों के तो प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसका हो जाएगा ओनली 2, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें भाग लिया था मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही बताना है। इसमें 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि 19वीं सदी के अंत में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इसका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है, तो ये हो जाएगा समाजवादी, मतलब कि सोशलिस्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते या काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और इसके स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बनाता है। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी, तो ये ली जाती है 20 जून 1789 को। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये की जाती है मोहम्मद अली तथा शौकत अली के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में भारत के 2 भाई थे, मोहम्मद अली तथा शौकत अली। इनके नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और जो खिलाफत आंदोलन था ये तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया इसकी शुरुआत क्यों होती है। और जो गांधी जी थे इन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग भी दिया था। साथ ही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का भी कार्य किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया था, तो ये क्या था 1856 में। इस समय होता कौन है, तो इस समय होता है लॉर्ड डलहौजी, भारत का गवर्नर जनरल। तो सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य का समावेशन किया था। और सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, इसे माना जाता है फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले को। और अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया था। तो अवध के नवाब कौन, वाजिद अली शाह के समय 1857 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त मैसूर को कब 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, पेशवा को 1801 तथा भोसले को 1803 में और सिंधिया 1804 के साथ सहायक संधि की जाती है।
नेक्स्ट है रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये क्या गया था? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ओनली बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। रूसी क्रांति कब होती है? 1917 में होती है और 1917 में 2 क्रांतियाँ हुई थी, जिसमें पहली क्रांति ने फरवरी में शाही सरकार को उखाड़ फेंका था और दूसरी क्रांति होती है 1917 की अक्टूबर की क्रांति। इसके जरिए जो रूस की सत्ता थी इस पर समाजवादियों ने कब्जा किया था और रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व भी प्रदान किया था। नेक्स्ट है 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये जीन सिल्वन बैली को चुना गया था। यदि बात करें थर्ड स्टेट की, तो थर्ड स्टेट ये फ्रांसीसी इतिहास में अभिजात वर्ग और पादरियों के साथ 3 आदेशों में से एक था। इसमें सदस्यों को पूर्व क्रांतिकारी स्टेटर जनरल में विभाजित किया गया था। यह लोगों में विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता था और जून 1789 में इसके प्रतिनिधियों ने खुद को एक नेशनल असेंबली में बदल दिया था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है पेट्रोग्राद में रोटी यानी कि ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ जाती है? तो ये होती है फरवरी की क्रांति। तो 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक होती है फरवरी और दूसरी होती है अक्टूबर में, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जो पहली क्रांति होती है फरवरी की क्रांति, उसमें ही पेट्रोग्राद में रोटी यानी कि ब्रेड की कमी के कारण घटित हुई थी। कौन सी? फरवरी की क्रांति। नेक्स्ट कहता है कि तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो 1920 में कार्ल श्मिट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी, करेक्ट है। और तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया था। तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करेंगे वर्साय के संधि के संबंध में बताना है। तो वर्साय की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया गया था, करेक्ट है। अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया था। तो इसके दोनों सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि बात करें वर्साय की संधि होती कब है, तो ये होती है 1919 में। इन्होंने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया, जिससे उसकी समीक्षाओं को पुनः निर्धारण किया गया। इसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया था और अंडर आर्टिकल 231 जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषताएं सही है? हमें सही बताना है। तो पहला कहता है कि ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कहता है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो कायांतरित चट्टानों के संदर्भ में दूसरा भी सही है, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और कांग्लोमेरेट जो कायांतरित चट्टानें हैं इनका एक प्रकार है। तो इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन सी। तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण दाब, आयतन और तापमान की परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है और अत्यधिक दाब के कारण क्या होती है, ये चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व और कठोर हो जाती हैं और इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। यदि बात करें कांग्लोमरेट चट्टान की, तो यह सैल चूर्ण से निर्मित है और यह औषधि चट्टान का प्रकार है, ना कि कायांतरित का। नेक्स्ट है किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? तो हो जाएगा 1935 में। तो वर्साई की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था, जिसने आगे चलकर कब अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह निरस्त्रीकरण और राष्ट्रसंघ दोनों को छोड़ देगा और 1935 में जर्मनी वर्साई की संधि के सैन्य या फिर निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट कॉरपोरेशनिज्म पर एक किस विचारधारा ने जोर दिया था? तो ये दिया था फैसिज्म ने, मतलब कि फांसीवाद ने। तो इसका हो जाएगा ओनली डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो ये आता है शनि। तो कुछ अभिलाक्षणिक समानताओं के आधार पर हम ग्रहों के 2 समूहों में विभक्त कर सकते हैं। पहले तो बात करेंगे पार्थिव ग्रह एंड सेकंड वन इज जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन आते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम इसको तो नोट कर लीजिएगा। इसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के लगभग समान होती है। और जोवियन ग्रहों की बात करें तो इनके अंतर्गत आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण और इनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? तो इसमें हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन और संघनन। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो यह है गंगा और यमुना के।
सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? तो हो जाएगा 21 जून को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं सूर्य की किरणें। और सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में कब समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो हो जाएगा 1827 में। नेक्स्ट है 26 जून 1945 को कितने देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 50 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा। और यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था और भारत यूएनओ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधार बने, तो इसका दूसरा सही है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि हम बात करें साम्यवादी घोषणा पत्र की, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया था और वर्ष 1848 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसे अब तक के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेजों में से एक माना गया था। मार्क्सवाद कार्ल और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा स्थापित विचारधारा है। इस विचारधारा का मूल क्या है कि श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और समाज में परिवर्तन उत्पादन के मौजूदा तरीकों पर आधारित होते हैं। जो शोषित जनसंख्या है यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी और उनके विचार ही उत्पीड़ितों के संघर्ष का आधार बने थे। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की निफे परत में क्या शामिल होता है? बात कर रहा है निफे की, तो क्या होगा? इसमें होगा निकिल और आयरन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पृथ्वी की अंतरतम परत को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहले तो सियाल, क्या होगा? सियाल। सेकेंड वन इज सीमा एंड थर्ड वन इज निफे। सियाल में क्या होता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सीमा में क्या होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड निफे में क्या होता है? निकिल एंड आयरन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि कब होती है? 1939 में, बिल्कुल करेक्ट है। लॉजेन की संधि कब होती है? 1923 में होती है, तो इसका पहला करेक्ट है। यदि बात करें हम लॉजेन की संधि, तो होती है 1922-23 में और लॉजेन के सम्मेलन के दौरान बातचीत की गई और यह एक शांति संधि थी। 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के लॉजेन के पालिस डी रूमिन में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि ने तुर्की के आधुनिक राज्य की सीमा को मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये है दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए, तो इसका हो जाएगा ओनली वन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण। यदि हम बात करें घूर्णन की, तो जो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की वैकल्पिक अवधि होती है, क्योंकि जो पृथ्वी का आकार है यह गोल है, इस कारण इसके सामने के भाग पर ही सूर्य की रोशनी पहुंचती है जहां पर दिन होता है, ठीक है। और जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पे क्या होती है? वहां पे रात होती है। और परिक्रमण गति की बात करें तो यह सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है और पृथ्वी 365 डे में सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। तो याद रखेंगे, परिक्रमण से क्या होता है? वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है और घूर्णन से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है, हिमनदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हिमक के झुंड मतलब कि ढेर जमाव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ड्रमलिन। तो हिमनदों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप जो गोल आकार के छोटे छोटे टीले नुमा संरचना होती है, इसको हमक कहते हैं। और जब हमक झुंड या ढेर के रूप में प्राप्त होते हैं तब इन्हें ड्रमलिन कहते हैं। और ड्रमलिन का जो आकार है ये उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है और यह सैकड़ों की संख्या में पाया जाता है और इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ओसांक ताप बात कर रहा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, व्यक्त किया जाता है तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है, जिसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उससे उस तापमान को ही वायु का उषांक बिंदु मतलब कि ड्यू पॉइंट कहते हैं। इसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है और यदि वायु का तापमान उसके उषांक से कम होता है तो अतिरिक्त जलवाष्प का संघनन होने लगता है। नेक्स्ट है, पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया था? तो ये हो जाएंगे चांग हेंग। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और ये चीनी दार्शनिक थे, इन्होंने सबसे पहले 132 ईसा पूर्व में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया था।
नेक्स्ट है, कब संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था? तो ये क्या था? अप्रैल 1917 में। तो 6 अप्रैल 1917 को यूएसए ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और जर्मन नौकाओं के द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अब अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, मक्के की खेती के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं, मतलब कि सिवाय किसके? तो बात कर रहा है इसमें कौन सा असत्य बताना है, और ये बात कर रहा है मक्के की खेती के संबंध में। तो यह अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। बाकियों की बात करें तो इसके लिए एक उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है और यह अनिवार्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम की फसल होती है। यदि बात करें मक्के की, तो भारत में जो मक्का है ये चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। मक्के की कृषि के लिए तटस्थ पीएच मान वाली मृदा को उपयुक्त माना जाता है। अत्यधिक अम्लीय एवं लवणी दोनों में इसका उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। और भारत की जो राष्ट्रीय नदी है कौन सी? गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर, यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और गंगोत्री की लंबाई है 26 किलोमीटर और इसकी स्थिति कहाँ पे? तो ये है कुमायूं हिमालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है? तो ये हो जाएगा पूंजी और व्यवसाय, मतलब कि पूंजी होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए और एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, जल, बिजली, परिवहन और बाजार आदि हैं। उद्योग वहां स्थित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? तो ये करता है आयु पर निर्भर। निर्भरता अनुपात किसी देश या क्षेत्र में कुल कामकाजी उम्र की जनसंख्या पर आश्रितों की संख्या के अनुपात का एक जनसांख्यिकी विश्लेषण है और निर्भरता अनुपात में 15 से 59 वर्ष की कुल कार्यशील जनसंख्या पर 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक आयु की गैर कार्यशील जनसंख्या की निर्भरता का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है कांडला में। तो 1965 में गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। यदि बात करें सांता क्रूज की, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा है और 1973 में स्थापित किया गया था। और विश्व का पहला कौन सा है? शाइनन कहाँ पे है? आयरलैंड में है। और यदि बात करें हम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की, तो यह एक विशेष प्रकार का मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है जिसे आमतौर पर सरकार के द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है, लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और इसका कारण क्या है इस उद्योग का? तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु की प्राप्ति है और कुशल श्रम आपूर्ति एवं तैयार सूती वस्त्रों के निर्यात की सुगमता है। इसके अतिरिक्त औपनिवेशीकरण एवं औद्योगिक क्रांति जैसे तत्वों ने भी लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग को पोषण प्रदान किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं? तो इसमें आएगा उष्णकटिबंधीय अवदाब, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ओनली डी इज द राइट ऑप्शन। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय कमजोर चक्रवात की श्रेणी में उष्णकटिबंधीय अवदाब को शामिल किया गया है। और उष्णकटिबंधीय अवदाब निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इसमें हवाओं की गति 32 से 50 किलोमीटर पर आवर्स होती हैं। इन अवदाबों को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर इनके आकार में वृद्धि होती है और ये चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा। तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग किया जाता है। यदि बात करें हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट की, तो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यदि बात करें मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, तो बृहद हिमालय को लघु से अलग करता है। और इंडस शचर जोन जो है ये टेथिस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। नेक्स्ट है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये आधारित है जनसंख्या अधिक और न्यून जनसंख्या पर। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में
गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब से लेकर बिहार तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र गुजरात से तमिलनाडु तक का काली मिट्टी का क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र। गन्ने की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। भारत में इसकी कृषि बृहत मैदान की दोमट और मटियार दोमट तथा प्रायद्वीप की काली और भूरी मृदा में की जाती है। गन्ना की कृषि के लिए अधिक उर्वरकों एवं अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है? तो पन्ना कहाँ है? एमपी में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। मानस असम में है। तो ये हो जाएगा नोकरेक जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो इसमें हो जाएगा एस्बेस्टस जो कि एक अधात्विक खनिज है। तो वे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं अधात्विक खनिज, जिनमें एस्बेस्टस, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक तथा पायराइट आदि आते हैं। भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में हैं? तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कारखाने हैं। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात नहीं शामिल। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण की असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जाता है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि दक्षिण एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूखे से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का सही युग्म है? साइलेंट वैली, ये कर्नाटक में नहीं, ये है केरल में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो ये है एमपी में। और कान्हा कहाँ है? कान्हा एमपी में। तो इसका ओनली 3 जो कि सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किसका उदाहरण है? तो ये केमिकल डिजास्टर का एग्जाम्पल है। तो भोपाल गैस त्रासदी ये रासायनिक आपदा का एग्जाम्पल है। भोपाल गैस त्रासदी भारत में घटित सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना थी। यह एमपी के भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। इसमें मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? तो ये संबंधित है सब्जियों की खेती से। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का कॉटिनोपोलिस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। और 19वीं सदी में मैनचेस्टर शहर को कॉटिनोपोलिस के उपनाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यह महानगर विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये हो जाएगा घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। तो किस संविधान संशोधन की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पे संविधान में 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1992 में, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है लॉरेंज कर्व के द्वारा। और लॉरेंज कर्व को 1905 में मैक्स और लॉरेंज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और यह लॉरेंज कर्व में इसका उपयोग, और यदि बात करें लॉरेंज कर्व की, तो इसका उपयोग आर्थिक असमानता के साथ साथ असमान धन वितरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? तो ये है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत में अखिल भारतीय स्तर पर 5 औद्योगिक विकास बैंक हैं, जिनमें एक कृषि विकास बैंक और एक आयात निर्यात बैंक है। और 1948 में स्थापित किया गया है भारत का पहला विकास बैंक, जो कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है। और बड़े उद्योगों के लिए आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरसीआई तथा लघु उद्योगों के लिए सिडबी ऋण देता है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक समस्या का संबंध सेन सूचकांक से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिर्फ और सिर्फ गरीबी से।
तो 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन? प्रोफेसर A.K. सेन। इनकी बुक है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। 1973 में प्रकाशित लेख था पावर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक विधि का विकास किया और जिसके आधार पर गरीबी की गहनता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये हो जाएंगे संगठित और असंगठित दोनों श्रेणी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्रय क्षमता। नेक्स्ट है क्रय शक्ति क्षमता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? सही बताना है। जहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या होगा? घरेलू उद्योग में मूल्य स्तर, ई इज इक्वल टू विनिमय दर, एफ इज इक्वल टू एक विदेशी देश में मूल्य स्तर। तो इसमें हो जाएगा डी इंटू ई इज इक्वल टू एफ। मतलब कि घरेलू उद्योग में मूल्य स्तर इंटू विनिमय दर इज इक्वल टू क्या होगा? एक विदेशी देश में मूल्य स्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति है? तो ये है पार्लियामेंट के पास। तो संविधान के अंडर आर्टिकल 262 खंड 261 क्लॉज 1 तथा 262 क्लॉज 2 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध हैं। नेक्स्ट है बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह प्रबंधन के लिए एक उपकरण है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे 2010 में नहीं, इसे 2004 में शुरू किया गया था, इसका दूसरा गलत है। तीसरा कहता है कि इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ये केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी साधारणतः कहाँ? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये ग्रामीण और शहरी दोनों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दल राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसमें द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली की है। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा से संबंधित नहीं है। ये यदि बात करें शिरोमणि अकाली दल की तो ये पंजाब से संबंधित है, ना कि हरियाणा से। तो इसका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से सूची में शामिल विषय सूची का कौन सा युग्म सही है? जिसमें पहला है मत्स्यिकी किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, करेक्ट है। सिविल प्रकृति समृद्धि सूची का विषय तथा रेलवे ये संघ सूची का विषय है, तो इसमें तीनों सही हैं। यदि बात करें राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, मादक शराब की खरीद और बिक्री आती है, कृषि, शिक्षा आते हैं। समृद्धि सूची के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया आती है, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी आदि आते हैं। संघ सूची में आता है देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, संचार, मुद्रा जैसे विषय आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये हो जाएगा नदी का घुमावदार मार्ग, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई तथा दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ। तो इसके तीनों होंगे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 243ZA किसके चुनाव से संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं के चुनाव से। तो नगर पालिका की बात करें तो इसे 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया संविधान में और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें है आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक है। साथ ही इसी के तहत संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के बीच का अंतर है? तो इसमें हो जाएगा दबाव समूह जो होता है ये सत्ता की तलाश नहीं करते, लेकिन राजनीतिक दल करते हैं, उन्हें सत्ता की तलाश होती है, तो इसमें पहला होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नज़दीक मुद्रा का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा ट्रेजरी बिल, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि, एग्रीकल्चर। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि आते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? तो ये है यूपी में। नेक्स्ट है आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है, सिवाय किसके? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड 21, तो इसमें दोनों होंगे।
नेक्स्ट है नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता में एक नगर निगम परिषद होती है, करेक्ट है। नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियां भी होती हैं। राज्य के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं, ये गलत है। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी JB कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट है नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वह किसके पुत्र थे। तो वे थे राजा त्रिभुवन के पुत्र। तो 1960 में राजा महेंद्र के द्वारा नेपाल में दल विहीन पंचायत प्रणाली की स्थापना की जाती है और यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही और राजा महेंद्र जो है ये राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। नेक्स्ट है बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो इसमें बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था, तो इसका दूसरा भी सही है, इसके दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था, लेकिन इसे 1978 में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अब बात करें हम मौलिक अधिकार कितने हैं। तो इसमें आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में कई प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, विशेष प्रयोजन एजेंसियां, नागरिक प्रशासन विभाग, बंदरगाह न्याय और छावनी बोर्ड। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्राम प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है, कितनी। तो कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो ये है 12वीं अनुसूची और ये इसी पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। इसी के साथ हम लोगों ने SST के DSSB के 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। इसी के साथ हम लोग जितने भी DSSB में आए हैं SST में, उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।